देखिएगा लास्ट लेक्चर तक थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड एंड थर्मल एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड्स इस बीट में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, उसे जस्ट डिस्कस करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 830 मीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस and 850 meter cube at 90 degrees Celsius. The coefficient of volume expansion of liquid is, तो वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड दिया है यहाँ पर, मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं हमें। तो आपको पता होगा जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा रहेगा। फॉर्मूला रहने वाला है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू गैमा इंटू डेल्टा टी। तो चेंज इन वॉल्यूम इस केस में रहेगा 850 माइनस 830 दैट इज 20। ओरिजिनल वॉल्यूम 830 रहेगा। गैमा एक्सपांशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड रहेगा, वही हमें निकालना है। और चेंज इन टेम्परेचर 90 माइनस 30 दैट इज 60 आएगा। तो फिर अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं और फाइनली सॉल्व करते हैं तो फिर इसका आंसर आएगा 1/2490, जिसे अप्रोक्सीमेट करेंगे हम 2500 में। और फिर अगर इसका रेसिप्रोकल लेते तो 0.04 इंटू 10⁻⁻² आएगा। तो फाइनल आंसर आने वाला है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज के लेक्चर में हमें मेन बिट देखना है, दैट इज हीट। तो हीट का देखिएगा बेसिक पार्ट आपको कुछ 10 स्टैंडर्ड में हुआ है, तो वही पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हीट, इस टॉपिक में सबसे पहला बिट आने वाला है लैटेंट हीट। ओके, तो लैटेंट हीट मतलब क्या रहेगा, अब देखिएगा बच्चों। लैटेंट हीट समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक बीकर है, जिस बीकर के अंदर हमने नंबर ऑफ आइस क्यूब्स लिए हैं और इन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक थर्मामीटर लगाने वाले हैं। और धीरे धीरे हम इस आइस क्यूब का टेम्परेचर बाय यूजिंग बर्नर हम इसको हीटअप करने वाले। ओके, जैसे आपको नजर आ रहा है ये बर्नर है जो इस आइस क्यूब्स को हीटअप करने वाला है। तो इनिशियली इसका टेम्परेचर जीरो से भी कम रहेगा, क्योंकि ये सभी मतलब आइस क्यूब बहुत ज्यादा है और वो सॉलिड स्टेट में है। आपको पता है 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद आइस क्यूब मेल्ट होने लगते हैं। तो जैसे हम बर्नर रखने वाले हैं बिलो दिस बीकर, हमें हर 5 सेकंड में क्या करना है, टेम्परेचर का रीडिंग लेना है और एक ग्राफ प्लॉट करना है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। ओके, हर 5 सेकंड में आपको रीडिंग लेना है टेम्परेचर का और आपको ग्राफ प्लॉट करना है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बर्नर रखने के बाद भी कुछ समय तक टेम्परेचर रेज ही नहीं होता है थर्मामीटर का। इज इट ओके? लेकिन कब तक? जब तक पूरा सॉलिड मतलब पूरे आइस क्यूब जब वाटर में कन्वर्ट नहीं होते हैं ना, तब तक कुछ भी टेम्परेचर में रेज रिकॉर्ड नहीं होता है। इज इट ओके? मतलब नो डाउट बर्नर हमने ऑन रखा है, बर्नर कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड भी कर रहा है इन आइस क्यूब्स को, लेकिन तभी भी इनका टेम्परेचर कुछ भी रेज नहीं होता है। कब तक? जब तक पूरे आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक। एक बार अगर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए ना, और फिर अगर हम बर्नर वैसे ही अगर ऑन रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होगा और ये भी एक लिमिट तक रेज होता है। एक लिमिटेड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करने के बाद फिर से टेम्परेचर का जो रीडिंग है वो स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, और वो किस टेम्परेचर पर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इज इट ओके? लेकिन इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर बॉईल होता है और बॉइलिंग वाटर में आपको पता है लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है गैसियस फेज में। इज इट ओके? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे आइस क्यूब्स को, सबसे पहले तो वो सॉलिड टू लिक्विड करने में इस्तेमाल हुआ। ओके, द हीट प्रोवाइडेड टू दिस आइस क्यूब्स इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इन फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन रहेगा इस एक्सपेरिमेंट का। इन सेकंड केस जो हीट प्रोवाइड किया वो इसका टेम्परेचर रेज करने के लिए यूटिलाइज हुआ। और थर्ड केस में जो टेम्परेचर जो हीट हमने प्रोवाइड किया था वो दोबारा स्टेट चेंज करने में काम में आया, दैट इज लिक्विड टू गैसियस। तो ऐसे 3 फेज में यहाँ पर हीट काम कर रहा है। पहले तो सॉलिड टू लिक्विड करने वाला है, उसके बाद टेम्परेचर रेज करने वाला है और उसके बाद इसके स्टेट को और एक बार चेंज करने वाला है लिक्विड टू गैसेस। इज इट ओके? मतलब एक तो हीट चेंज इन स्टेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर हीट टेम्परेचर रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो अब देखिएगा जो हीट एनर्जी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करता है ना, ऐसे हीट एनर्जी को लैटेंट हीट कहा जाता है। द हीट एनर्जी
required to change the state of substance is called as latent heat. Is it okay? जो हीट एनर्जी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करवाता है, ऐसे हीट एनर्जी को लैटेंट हीट कहा जाता है. इज इट ओके? अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में लिख लीजिएगा. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change the state of substance is called as its latent heat. तो इसी को latent heat कहा जाता है. ओके अब देखिएगा यहाँ पर स्टेट एक बार ही चेंज नहीं हो रहा है, दो अलग अलग फिनोमिनन में चेंज हो रहा है. पहले तो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है और उसके बाद लिक्विड टू गैसेस हो रहा है. तो इन दोनों को भी हम अलग अलग मतलब दोनों का भी वैल्यू अलग अलग होता है. मतलब सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होने के लिए जितना हीट लगता है उससे डेफिनेटली अलग ही हीट लगने वाला है लिक्विड टू गैसेस होने में. इसी वजह से लैटेंट हीट दोनों तरफ अलग अलग होता है और इसको अलग अलग नेम से भी इंडिकेट किया जाता है. और वो नेम रहेगा, सॉलिड टू लिक्विड होते वक्त जो लैटेंट हीट होता है उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है. इस प्रोसेस को, सॉलिड टू लिक्विड होने के प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है. और लिक्विड टू गैसेस होने के कंडीशन को, इस केस को वेपराइजेशन कहा जाता है. तो इसी वजह से हम लैटेंट हीट को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Okay, the amount of heat energy required to change the state of substance from solid to liquid is called as latent heat of fusion. In similar way, latent heat of vaporization हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The amount of heat energy required to change the state of substance from liquid to gaseous phase is called as latent heat of vaporization. Okay, तो ऐसा ये बीट रहेगा, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. I hope आपको ये बीट क्लियर हो गया होगा. अब इसके वैल्यूज भी होते हैं और इसके दो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, वो याद रखना. वो जनरली हमें लगते हैं जो मैंने नीचे लिख कर दिया आपको. स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, स्पेसिफिक अगर ये वर्ड यूज करते हैं हम, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो डेफिनेशन वही डेफिनेशन है इसमें भी, लेकिन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन करते वक्त हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन कितना सॉलिड ये फिक्स नहीं था, तो यहाँ पर हम फिक्स करने वाले हैं कि एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड लेना है और उसको कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करना है. तो ये करते हो उसे कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, उस हीट एनर्जी को स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है. इज इट ओके? मतलब एक स्पेसिफिक मास लेना है, आइदर 1 ग्राम लो या फिर 1 किलोग्राम लो, लेकिन यूनिट मास लेना है. इज इट ओके? आइदर 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, इतना ही आपको लेना पड़ेगा. तो इसी को स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, जिसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change the state of substance, state of unit mass of substance from solid to liquid is called specific latent heat of fusion. So this beat is called as specific latent heat of fusion. Is it okay? इसका वैल्यू होता है आइस के लिए 333 किलो जूल पर केजी. अगर 1 केजी आइस लेते हैं ना हम, तो उसको 333 किलो जूल इतने अमाउंट का हीट एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो कंप्लीटली कन्वर्ट होने वाला है लिक्विड में. लाइक दैट कैलोरी में भी कैलकुलेशन है, 80 कैलोरी पर ग्राम. 1 ग्राम आइस अगर मुझे मेल्ट करना है, कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 80 कैलोरी हीट लगने वाला है. इज इट ओके? कैलोरी भी हीट का यूनिट है और जूल भी हीट का यूनिट है. ओके, दोनों भी फॉर्म्स में आपको आंसर याद रखना है. और ऊपर कन्वर्जन भी दिया आपको, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, याद रखिएगा और इसे लिख लो. 1 calorie is equal to 4.18 joule and 1 kilocalorie is equal to 1000 calorie. ओके, तो इस फॉर्म में आपको ये बीट आ सकता है. तो ये हो गया स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इन सिमिलर वे हमें स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन करना है. स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप क्या रहेगा देखिएगा बच्चों. The amount of heat energy required to change the state of unit mass of liquid into gaseous state is called specific latent heat of vaporization. Is it okay? अब यहाँ पर एक यूनिट मास ऑफ लिक्विड लेना है, आइदर 1 kg आपको वाटर लेना है या फिर 1 किलोग्राम वाटर लेना है और उसे कंप्लीटली वेपराइज करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है. तो ये करते वक्त जो हीट एनर्जी देना पड़ेगा उसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है. और इसका वैल्यू भी दिया है आपको, 2256 किलो जूल पर केजी और 540 कैलोरी पर ग्राम. दोनों भी फॉर्म्स में वैल्यूज याद रखिएगा. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम कह नहीं सकते कि आपको जूल में आएगा आंसर या फिर किलोग्राम में.
दैट्स व्हाई दोनों भी फॉर्म्स में वैल्यूज याद रखिएगा, सिर्फ आपको वाटर के याद रखने, बाकी दूसरे याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरली दूसरा अगर सब्सटेंस रहा तो आपको गिवन डेटा में प्रोवाइड किया जाता है उसका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज इट ओके? तो ऐसे ही बीट रहेगा। दिस बीट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गिव मी द कंफर्मेशन। लैटेंट हीट, ये जो बीट है ये क्लियर हो गया सभी को? लैटेंट हीट मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अपना स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी देना पड़ता है उस हीट एनर्जी को लैटेंट हीट कहा जाता है। ओके, और ये सभी प्रोसेस जो होता है ना स्टेट चेंज होने का, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। स्टेट चेंज करते वक्त सब्सटेंस का टेम्परेचर कुछ भी रेज नहीं होता है। इसी वजह से इस ग्राफ में नजर आ रहा है आपको 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिएगा टेम्परेचर एग्जैक्टली कांस्टेंट है। ओके, और ये जो यहाँ पर और दो डेफिनेशन बनते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे ये वाटर के लिए एक्सपेरिमेंट था, तो वाटर या फिर मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इज इट ओके? ये मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन याद रखना, आपको थर्मोडायनेमिक्स या फिर केमिस्ट्री में भी ये डेफिनेशन लग सकता है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड get converted into liquid is called its melting point। और boiling point को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The constant temperature at which liquid get converted into a gaseous state is called as its boiling point। और boiling point water का रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? तो ये भी डेफिनेशन लिख लेना। तो ये पहला बिट था हीट टॉपिक का, दैट इज लैटेंट हीट, जो पूरा हो चुका है हमारा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लेंगे हम लेटर ऑन। इसके बाद देखिएगा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेजिलेशन। रेजिलेशन मीन्स व्हाट्स हियर, एक टेबल लिया है हमने यहाँ पर, और इस टेबल के ऊपर कुछ वुडन ब्लॉक्स रखकर हमने एक आइस का शीट रखा है। ये एक आइस का शीट, आइस का एक शीट है। ओके, आइस का एक स्लैब कह सकते हैं हम। और इस स्लैब के ऊपर हमने क्या किया है देखिएगा, एक थ्रेड के जरिए वेट को हैंग किया है। एक थ्रेड है जिसके दोनों एंड्स को हम वेट हैंग कर रहे हैं, और ये पूरा थ्रेड हम आइस के शीट के ऊपर रखने वाले हैं। तो ये थ्रेड डेफिनेटली वेट के प्रेशर की वजह से, मतलब ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, और ये वेट जो फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं इस वजह से इस आइस के सरफेस पर, शीट पर प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है। मतलब ये जो थ्रेड कांटेक्ट में है ना आइस के सरफेस के साथ, जो जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, तो इतने पोर्शन में ही प्रेशर एक्सर्ट होगा ड्यू टू द थ्रेड। ओके, ये थ्रेड नीचे जाने की कोशिश करेगा, इस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है इस आइस शीट के सम पार्ट ऑफ सरफेस पर, और वही पार्ट सिर्फ क्या होने वाला है, मेल्ट होने वाला है। आमतौर पर आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ये प्रेशर ज्यादा होने के कारण, प्रेशर अप्लाई होने के कारण क्या हो जाता है, आइस बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये आइस शीट बहुत ही बड़ा है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा, लेकिन ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर क्या होता है, ये आइस मेल्ट हो जाता है। और आइस मेल्ट होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होता है, और जो रस्सी होती है वो नीचे चली जाती है। ओके, रस्सी नीचे जाने के बाद रस्सी के ऊपर वाटर रहेगा, तो ये वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है आगे, क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इस आइस शीट के वो लेस देन 0 है, इस वजह से वो वाटर फिर से फ्रीज हो जाता है। ओके, और ऐसा करते करते क्या होता है, अगर हम इस शीट का फ्रंट व्यू देखते हैं ना, तो आपको ऐसा नजर आएगा। पहले ये थ्रेड यहाँ पर था, ओके, धीरे धीरे उसने फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ का जो सरफेस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये थ्रेड नीचे चला गया, फिर ऊपर का जो लिक्विड है वो आगे आइस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा करते करते थ्रेड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा करते करते पूरे शीट को ही वो थ्रेड पास कर देता है। लेकिन जैसे जैसे थ्रेड नीचे नीचे जाएगा वैसे वैसे ऊपर का जो वाटर है वो आगे कन्वर्ट होगा आइस में, और एज इट इज आइस अगेन वैसे के वैसे ही रह जाएगा। इज इट ओके? जैसे आइस प्रीवियस था वैसे ही वो दोबारा हो जाता है। इसी प्रोसेस को रेजिलेशन कहा जाता है। ओके, दिस बीट इज कॉल्ड एज रेजिलेशन। ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर आइस मेल्ट बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, and after removal of the pressure ice again reconverts into a
ice water again reconverts into ice. This phenomenon is called as regelation. तो यही मैंने लिख कर दिया है, लिख लीजिएगा. The phenomenon in which ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regelation. Okay, एक ऐसा phenomenon जिसमें ice convert होता है liquid में, मतलब water में, due to applied pressure, pressure apply होने से, और रिकन्वर्ट हो जाता है वो आइस फिर से वाटर में जब प्रेशर रिमूव हो जाता है. इज इट ओके? मतलब इससे क्या समझ में आया हमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर अफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. प्रेशर अप्लाई होने से जो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है और जो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट होता है. ओके, इज इट ओके? तो ये सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो प्रेशर चेंज करने से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट बीट था रेजुलेशन का. दिस बीट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लिख लीजिएगा इसे, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. दिस बीट इज कॉल्ड एज रेजुलेशन, द फिनोमिनन इन विच ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regelation. Okay, कुछ दिक्कत अब इसमें? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? Okay, now we are proceeding towards one important phenomenon, that is anomalous behavior of water. Okay, अच्छे से समझ लो इसे, क्या है ये एनोमलस बिहेवियर? मतलब एक अलग बिहेवियर होता है वाटर का. जैसे रेजुलेशन भी वाटर ही शो करता है और एनोमलस बिहेवियर भी वाटर भी शो करता है. वाटर के जो इंटरेस्टिंग और एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है ना, ये किस वजह से फॉर्म होते हैं? ड्यू टू द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग. आपको पता होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है और इसे आमतौर पर नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक कर पाना बहुत मतलब हार्ड होता है. ओके, जनरली ये होता नहीं है, इसके लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगता है. ठीक है, तो इजीली ये होता नहीं है. देखिएगा अब मतलब ये फिनोमिनन क्या है? ये फिनोमिनन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस करना है. जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, डेंसिटी दिया है मैंने. डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डेंसिटी कम होता है. ओके, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगा. इज इट ओके? वॉल्यूम एंड डेंसिटी, these are the two phenomenons which are inversely proportional to each other. Okay, और आपको पता है टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, if temperature is increases volume also increases, if temperature is decreases volume also decreases. Okay, तो अब देखिएगा ऐसा ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगा. और जैसे आपको पता होगा सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में रहा तो उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है. मतलब मैं 1 किलोग्राम आइस लेता हूं और उसे कंप्लीटली मेल्ट करता हूं, तो मेल्ट हुआ जो पार्ट रहेगा, मतलब आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसका डेंसिटी कम हो जाता है. डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मच मोर एज कंपेयर टू लिक्विड. ओके, और लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है गैसेस से. मतलब वही अगर 1 किलोग्राम वाटर को अगर हम स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, तो फिर इसका वॉल्यूम और भी बढ़ जाता है. तो ये वॉल्यूम का लॉजिक यहाँ पर मैंने बताया. सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम बहुत कम होता है, इस वजह से डेंसिटी ज्यादा होता है. लिक्विड में वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस वजह से डेंसिटी कम हो जाता है. और गैसेस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है. किसी भी स्टेट, कोई भी जो हमारे स्टेट होते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो इसमें गैसियस स्टेट में वॉल्यूम सब्सटेंस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड. इज इट ओके? तो ये डेंसिटी का सिंपल लॉजिक है जो आपने पहले भी स्टडी किया है. तो नॉर्मल सब्सटेंस के बारे में हम क्या बता सकते हैं? कोई भी जनरल सब्सटेंस लो आप, ओके, अदर देन वाटर, तो उसको अगर हम हीटअप करते हैं तो वो एक्सपांड होता है. एक्सपांड मतलब ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. और कोई भी सब्सटेंस को अगर हम कूल करते हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता है, सिकुड़ जाता है, वो सिंक होता है. इज इट ओके? तो नॉर्मल सब्सटेंस के लिए क्या लॉजिक है? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल एक्सपांड, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. और सब्सटेंस को अगर हम कूल करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉरी, वॉल्यूम उसका कम हो जाता है.
If we heat up the substance, then it will expand, and if we cool the substance, then it will sink or contract. Okay, this happens for general substance, but water shows exceptional behavior when we heat water from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. This behavior of water is called as anomalous behavior of water. इसके ऊपर आपको theoretical question आ सकता है. ओके, वही मैंने लिख कर दिया है, लिख लीजिएगा इसे. anomalous behavior of water में ये ग्राफ पे आपको नजर आ रहा होगा. ये ग्राफ से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है. टेम्परेचर हम वेरी करने वाले हैं और उस हिसाब से हम सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने वाले हैं. तो अब देखिएगा, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है. तो टेम्परेचर हम धीरे धीरे वाटर का इंक्रीज करने वाले हैं. लेट अस एज्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अप टू दिस पॉइंट. मतलब वॉल्यूम सब्सटेंस का जो कोई भी मतलब लिक्विड लेना है हमें सर्टेन अमाउंट का, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम इतना रहेगा. ओके, फिर हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4, तो आप ऑब्जर्व करोगे वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. ऐसा बिहेवियर चाहिए, ग्राफ ऐसा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके, तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. लेकिन ये बढ़ने की वजह उल्टा कम होने लगता है धीरे धीरे. जैसे हम वाटर को हीटअप करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, इसका वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम होने लगता है, और सबसे कम उसका वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर. एट एब्सोल्यूट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वेरी लो. ओके, सबसे कम होता है वॉल्यूम उसका, इस वजह से उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है. वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर. इज ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं. ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एनोमलस बिहेवियर में. डेफिनेटली ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है. वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इस वजह से डेंसिटी सबसे ज्यादा रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर. इज इट ओके? और देखिएगा, तो इसके बाद अगर हम हीटअप करते हैं ना वाटर को, तो नॉर्मल बिहेवियर है. आपको नजर आ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से फिर आगे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ना. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के आगे नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन 4 डिग्री से पहले और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में एबनॉर्मल बिहेवियर है. यही एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वाटर का बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इज इट ओके? इसी वजह से इसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है. मतलब व्हेन लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड, and when cooled it contracts water. However, water shows a special and exceptional behavior if we heat water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. It contracts instead of expanding. At 4 degree Celsius its volume is minimum. If we heat water further, it expands and its volume increases. The behavior of water between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water. तो anomalous behavior of water में आपको इतना ही लिख कर लेना है और ये ग्राफ भी निकालना है. इज इट ओके? आई होप आपने निकाला होगा. अगर नहीं लिखा है तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन मतलब एक बार रीड करके बताता हूँ. When liquid is heated up to a certain temperature it expand. जब हम लिक्विड को हीटअप करते हैं तो वो एक्सपांड होता है. ओके, एंड when cooled it contract. जब हम लिक्विड को हीटअप करते हैं तो एक्सपांड होता है और कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. वाटर however shows a special and exceptional behavior. वाटर क्या करता है, एक स्पेशल और एक्सेप्शनल बिहेवियर हमें शो करता है. ओके, अगर हम उसे हीटअप करते हैं कहां से कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में. ओके, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग. मतलब बाकी के सब्सटेंस की तरह इसने भी एक्सपांड होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, लेकिन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर जब अराइज होता है ना, तो इस टेम्परेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने लगता है. इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और इस वजह से उसका जो वॉल्यूम है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये बॉन्ड ब्रेक होते वक्त, और इसी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है और डेंसिटी ज्यादा होने लगता है. एट एब्सोल्यूट 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम सबसे मिनिमम रहेगा और डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा. इसी वजह से बहुत सारे जो डेंसिटी की कैलकुलेशन है ना वाटर के, या फिर बहुत सारे वाटर के जो पैरामीटर है
वो मेजर करते वक्त हम वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं। इज इट ओके? तो 4 डिग्री सेल्सियस एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है डेंसिटी या फिर कुछ और पैरामीटर मेजर करने के लिए। इज इट ओके? आपको पता होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको एक बिट बताया था रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, वो किस टेम्परेचर पर हम मेजर करते थे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस ये रेफरेंस टेम्परेचर होता है वाटर के कोई भी पैरामीटर को मेजर करने का। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सबने लिखा ये? गिव मी द रिप्लाई फास्ट। When liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when cooled, it contracts. However, water shows a special and exceptional behavior. If we heat water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, it contracts instead of expanding. At 4 degree Celsius, its volume is minimum. If we heat water further, it expands and its volume increases. The behavior of water between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water. Is it okay? तो इसी बीट को कहा जाता है anomalous behavior of water. आई होप आपने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। टेक द स्क्रीनशॉट। Recording in progress. जस्ट 1 मिनट में आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, तो सी है, तो इसी बीट को हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। नाउ सी हियर, नेक्स्ट बिट रहेगा ये एनोमलस बिहेवियर जो है वाटर का, ये स्टडी करने के लिए एक एपरेटस होता है जिसे होप्स एपरेटस कहा जाता है। और इसी होप्स एपरेटस से हम एनोमलस बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। और वो कुछ इतना मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं, जस्ट क्या है उसका एक शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ। होप्स एपरेटस कंटेन वन सिलिंड्रिकल टेस्ट ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ एंड। उसके हम लोअर एंड को क्या करने वाले हैं? क्लोज करने वाले हैं। और इसके अंदर एक सर्टन लेवल तक हम वाटर पुट करने वाले। ओके, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम वाटर डालने वाले हैं। वाटर ये नॉर्मल टेम्परेचर का रहेगा, रूम टेम्परेचर का। ओके, और फिर हम क्या करने वाले हैं? इस टेस्ट ट्यूब के सराउंडिंग एक बाउल को अटैच करने वाले। एक बड़ा सा ऐसा बाउल रहेगा जिसमें एक फ्रीजिंग मिक्सचर डालने वाले हैं हम। फ्रीजिंग मिक्सचर कौन सा? आइस प्लस सॉल्ट का। इज इट ओके? आइस और सॉल्ट का फ्रीजिंग मिक्सचर हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मतलब इस जार के अंदर डालने वाले हैं। ये जो बाउल रहेगा इसके अंदर हम वो डालने वाले हैं। आइस प्लस सॉल्ट मिक्सचर रहेगा। आइस प्लस सॉल्ट मिक्सचर क्या करता है देखिएगा, ये मिक्सचर टेम्परेचर लो करने वाला है और इसी लो टेम्परेचर की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर का, सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर का, वो धीरे धीरे कम होने वाला है। इनिशियली एज्यूम करो कि ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा रूम टेम्परेचर के आसपास, और फिर धीरे धीरे ये टेम्परेचर इस बाउल के लो टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे कम होगा। अब यहाँ पर आइस एंड सॉल्ट मिक्सचर क्यों यूज किया है वो भी समझ लो। नॉर्मल आइस पिघल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में, जल्दी पिघल जाता है। वही आइस में अगर हम सॉल्ट डालते हैं ना, तो इस वजह से उसका जो टेम्परेचर कम होने का रेट है वो इफेक्ट होता है और धीरे धीरे ये कम होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। वाटर ये सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में अगर हम नमक डाल देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है और
सोल्यूट जो होता है वो डालने से सॉल्वेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। इज इट ओके? मतलब नॉर्मल आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसमें सॉल्ट डालने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है, ओके? और वो आगे बढ़ जाता है। इज इट ओके? इस वजह से नमक डालकर बनाया हुआ जो आइस क्यूब रहेगा वो जल्दी से पिघलता नहीं है, ओके? और धीरे-धीरे उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आइस प्लस सॉल्ट डाला है। यही एक रीज़न है जिस वजह से आपने देखा होगा समर के डेज़ में जो फ्रीजिंग फ्रीजिंग जो कुछ खाने की चीज़ें होती है ना, उसमें नमक डाला जाता है, जैसे कोई बर्फ का गोला हो या फिर कोई वो कुल्फ़ी हो, तो वो बेचने वाले देखिएगा, वो फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है उनका, उनके फ्रीजिंग मिक्सचर में बहुत ही ज़्यादा पोर्शन में सॉल्ट मिक्स किया जाता है। इस वजह से वो इतने धूप में इधर-उधर जाते हैं, तभी भी उनका जो चीज़ होता है, वो जल्दी से पिघलता नहीं है। इज़ इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। तो देखिएगा अब टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए होप्स एपेरेटस में अरेंजमेंट होता है। 2 जगह होती है थर्मामीटर लगाने के लिए। ये पहला थर्मामीटर होगा, जो इस वाटर का अपर पार्ट का टेम्परेचर मेज़र करेगा और ये दूसरा थर्मामीटर होगा, जो वाटर का निचले पार्ट का टेम्परेचर मेज़र करने वाला है। ये जो नीचे लगाया हुआ थर्मामीटर इसे T1 से इंडिकेट करेंगे, ऊपर वाले को T2 से, ओके। तो एनोमलस बिहेवियर क्या शो करता है कि वाटर का जैसे एनोमलस बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, वाटर का फ्रीजिंग होने का जो तरीका होता है, वो एग्ज़ैक्टली उल्टा हो जाता है, ओके। एनोमलस बिहेवियर आपको पता है 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर जाएगा, तो वाटर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है और यही हमें प्रूव करके दिखाना है इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में हमें हर 30 सेकंड्स में रीडिंग लेना है T1, T2 का और फिर ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन ग्राफ तभी से प्लॉट करना है जब तक ये दोनों थर्मामीटर डिफरेंट रीडिंग नहीं देते तब तक। मतलब ये पूरा कंटीन्यूअस एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ओके? लेकिन उसके ऊपरी हिस्से का और निचले हिस्से का टेम्परेचर है ना, कुछ टेम्परेचर रेंज में डिफरेंट डिफरेंट शो होता है, ओके? मतलब क्या होगा आप देखिएगा ये सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर जो वाटर है, वो 25 या 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जैसे ही ये फ्रीजिंग मिक्सचर हम डालने वाले हैं उस बाउल में, तो धीरे-धीरे उस सिलिंड्रिकल ट्यूब का टेम्परेचर कम होने वाला है। 25 से 20 होगा, 20 से 15 होगा, 15 से फिर 12 होगा, तो अप टू 12 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर कम होता है ना, तब तक दोनों भी थर्मामीटर T1 एंड T2 सेम रीडिंग देते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन बिलो 12 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ से ये दोनों भी थर्मामीटर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये ग्राफ बिलो 12 डिग्री सेल्सियस ही ड्रॉ करना है। बिलो 12 डिग्री सेल्सियस जब दोनों का टेम्परेचर जाएगा, तो हर 30 सेकंड में हमें रीडिंग लेना है T1, T2 का, ओके? और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे बिलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने के बाद ये जो वाटर होता है ना, इसमें कुछ वाटर हायर डेंसर हो जाता है और कुछ वाटर लेस डेंसर हो जाता है। तो जो हायर डेंसर वाटर है ना, वो नीचे जाने लगता है। इस वजह से नीचे का टेम्परेचर मतलब कि T1 ज़्यादा रेट से फॉल होने लगता है, ओके? T1 का जो रेट रहेगा टेम्परेचर कम होने का, वो ज़्यादा रेट से होगा। T2 का भी कम ही होने वाला है टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि बढ़ने वाला है, लेकिन उसका रेट थोड़ा कम होगा। ये T1 का ग्राफ है जिसका रेट बहुत ही ज़्यादा है और T2 का देखिएगा बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वैल्यू कम होगा, ओके? लेकिन कुछ टेम्परेचर होने के बाद एग्ज़ैक्टली ये रिवर्स हो जाता है। जो रेट ये ऊपर का ग्राफ T2 का है, जो कम रेट से फॉल हो रहा है और नीचे का ग्राफ T1 का है, जो ज़्यादा रेट से फॉल हो रहा है। तो एक रेंज आने के बाद, एक लिमिट होने के बाद क्या होता है, एग्ज़ैक्टली ये रिवर्स होने लगता है। T2 का रेट जो पहले कम था वो ज़्यादा होने लगता है और T1 का रेट जो पहले ज़्यादा था वो कम होने लगता है। और दोनों भी जो ग्राफ्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करते हैं। यही पॉइंट हायर डेंसिटी का होता है, दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ स्टार्ट किया था हमने 12 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉ करना और 4 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों भी जो टेम्परेचर T1, T2 के ग्राफ्स हैं वो कोइंसाइड होते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा, एनोमलस बिहेवियर वाटर का स्टार्ट होता है और जो लेस डेंसर वाटर नीचे गया था ना, अभी वही वाटर ऊपर जाने लगता है। इज़ इट ओके? और इसी वजह से ऊपर का जो टेम्परेचर है, वो ज़्यादा रेट से कम होने लगता है अब, जो पहले कम रेट से कम हो रहा था। और इसी वजह से ऊपर का जो टेम्परेचर है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है, वो सबसे पहले फ्रीज़ होता है और T2 सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करेगा। इज़ इट ओके? लेकिन जब T2 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करता है ना, तभी भी T1 उस कंडीशन में एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इज़ इट ओके? जब टेम्परेचर T1 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो एट दैट टाइम टेम्परेचर T2 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब ही ऊपरी हिस्सा फ्रीज़ हो जाता है। मतलब वाटर फ्रीज़ जब होता है ना पूरा, तो अनइवन वे से होता है वो,
सब तरफ सेम वे से फ्रीज नहीं होता है, वो नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे होता है। इसी को एनोमलस बिहेवियर कहना है। इज इट ओके? वाटर जब फ्रीज होता है ना, तो एट दैट टाइम वो ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर नहीं होता है। ठीक है? तो ऊपर का हिस्सा आप देखो, T2 ने 0 रिकॉर्ड किया, मतलब ऊपर का हिस्सा फ्रीज हो गया। लेकिन T2 स्टिल इन दैट कंडीशन एट 4 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ही नीचे जो वाटर रहेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन ऊपर जो रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा और वो सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला है, मतलब ही आइस होने वाला है। ऐसा नहीं कि ऊपर का हिस्सा फ्रीज नहीं होता है, होता है, लेकिन उसके लिए समय थोड़ा ज्यादा लगता है। ओके, नियर बाय 10 मिनट का गैप आता है दोनों के बीट में, दोनों के मतलब